वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। किसी गांव में एक सुनार रहता था। वह बहुत गरीब था। पहले तो उसके पास काफी धन था, परंतु जब उसने सेठ करोड़ी मल के 8 लाख रुपए के हार में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से विश्वास हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब हमें कहीं पैसा कमाने चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करके वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहनों आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपनी पोथी पत्रा फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में मेहनत करके कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम करके कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी, अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत कमाया, अब घर चलना चाहिए। आपको चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई, मुझे तो जाना नहीं, तुम चले जाओ, परंतु ये मेरे 5,000 रुपए मेरी पत्नी को दे देना। यह कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपए दे दिए और एक सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया कि पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपए उनकी पत्नी को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उनकी पत्नी को नहीं दूं तो वह मुझसे 10,000 रुपए ले लेंगे। यह लिखवाकर पंडित जी ने सुनार के हस्ताक्षर कराए और कागज को अपने पास रख लिया। इसके पश्चात सुनार चला गया। वह घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपए अपनी पत्नी को दिए और सब हाल सुनाकर कहा, इसमें से 5,000 रुपए पंडितानी को दे आओ। यह रुपए चलते समय पंडित जी ने उसके लिए दिए हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि तुम यह रुपए पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। जब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आ गया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा है, वे अभी 2-2.5 महीने बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद फिर वे आई और पूछा कि पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई। यद्यपि पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। कुशल मंगल पूछने के बाद लिखा था कि रुपए तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे। अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ। इसलिए सुनार ने वह चिट्ठी भी नहीं दिखलाई, क्योंकि इससे भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी पंडित जी का हाल चाल सुनार से पूछने आ जाती, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 रुपए और कमाकर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25,000 गांव में कमा चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुँचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा।
उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी आ गए हैं। उसने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े ही हट्टे कट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था, किंतु जब वे अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी तथा बच्चों की बड़ी बुरी सी हालत हो गई है। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई देते थे कि मानो अभी धूल में लेटकर आए हो। घर की ऐसी बुरी हालत देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहाँ पर सोच ही लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूंगा, चाहे जो भी हो। जब घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे तब घर लौट के जाऊंगा और घर में अकेला आराम करूंगा। पत्नी की बातें सुनकर पंडित जी ने कहा, कैसी बातें करती हो? मैंने तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपए और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? तुमने रुपए कहाँ भेजे थे? 5,000 रुपए और चिट्ठी? मुझे तो पता नहीं। मुझे तो 1 पैसा तथा कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वे झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुँचा। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ लिया कि यह रुपयों के बारे में कुछ कहने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ? पंडित जी ने राम राम करते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी तो बिल्कुल दबाकर रख लिए हैं। सुनार ने चौंकने का नाटक करते हुए कहा, कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए? पंडित जी ने झट से वे कागज जिस पर शर्त लिखी हुई थी दिखलाया, लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे रुपए ऐंठना चाहते हो। पंडित समझ गया कि यह ऐसे रुपए नहीं देगा। वे वहां से सीधे कोतवाली पहुँचे और कोतवाल साहब से कहा कि उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपए दबा लिए हैं, मेरे रुपए मुझे दिलाने की कृपा करें। इतना कहकर उन्होंने वे शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे विश्वास हो गया कि रुपए पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित जी के साथ चल दिया। जब वे चारों सुनार के घर पहुँचे तो वह सुनार सिपाहियों और कोतवाल को देखकर बहुत डर गया। उसने वहां से भागना चाहा, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? सुनार ने आश्चर्य दिखाते हुए कहा, कैसे रुपए? कोतवाल ने वे कागज दिखाया और कहा, देख यह रहा रुपए देने का प्रमाण। सुनार उसे देखकर बोला, यह बिल्कुल झूठा है। कोतवाल ने जब ये सुना तो उसने बगल में से कोड़ा निकालकर तड़ाक से सुनार को जमा दिया और कहा, और ये हस्ताक्षर किसके हैं? यह सुनार की मोहर किसने लगाई? कोड़ा पड़ते ही सुनार डरते हुए बोला, सरकार सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठा लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, देखिए हुजूर, ये किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। यह वही चिट्ठी थी जो पंडित जी ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख दूसरा प्रमाण ये रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगा कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अब सुनार बहुत डर गया। उसने झट से 10,000 रुपए लाकर पंडित को दे दिए, लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 रुपए और सजा के रूप में पंडित को दो। आखिरकार उसने 2,000 रुपए और लाकर पंडित को दे दिए। पंडित प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया।
उसे 1.5 वर्ष की सजा हो गई। कुछ दिनों में उसके घर का बचा कुचा धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ा। बेईमानी का यही नतीजा होता है। धन्यवाद। सीताराम एक कुशल बढ़ाई सोहनलाल आचारी का बेटा था। बचपन से ही उसकी बुद्धि प्रखर थी। वह बड़े ध्यान और रुचि के साथ अपने पिता को काम करते हुए देखता था। सोहनलाल चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर विद्वान बने, लेकिन सीताराम को घर पर रहकर पिता की बनाई कुर्सियों, चारपाइयों, दरवाजों और खिड़कियों का निरीक्षण करना अधिक पसंद था। लोग अक्सर उसके घर पर लकड़ी का कुछ न कुछ सामान खरीदने के लिए आते रहते थे। बढ़ाई के काम से 3 सदस्यों के छोटे परिवार का खर्चा पानी ठीक ठाक चल रहा था। इसलिए बूढ़े माता पिता ने जवान होते हुए बेटे की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब भी सोहनलाल थोड़ी देर के लिए इधर उधर जाता तो सीताराम औजारों से वहां बिखरी पड़ी लकड़ियों के टुकड़ों पर कुछ न कुछ काम करने लग जाता। इस छोटे परिवार को उस समय बहुत धक्का लगा जब सोहनलाल अचानक स्वर्ग सिधार गया। कुछ दिनों तक उस घर से छैनी हथौड़े चलने की कोई आवाज नहीं सुनाई पड़ी। कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। पड़ोसी जो कुछ दे जाते माँ बेटे वही खाकर रह जाते। मरणोपरांत अनुष्ठान के समाप्त होने पर दूसरे दिन सीताराम की माँ ने उससे पूछा, रोजी रोटी के लिए क्या करने जा रहे हो? मैं पिताजी की तरह ही बढ़ाई का काम करूंगा। उसकी माँ ने अपना भय और संदेह छिपाते हुए कहा, लेकिन बेटा तुमने तो लकड़ी का काम सीखा नहीं। सीताराम ने कहा, लेकिन माँ मैंने पिताजी को लकड़ी की अनेक वस्तुएं बनाते हुए देखा है और मुझे लगता है कि मैं उन्हें बना सकता हूँ। मैं कोशिश करके देखता हूँ। दूसरे दिन से सीताराम के घर से फिर छैनी हथौड़े की आवाज आने लगी। रास्ते से गुजरने वालों ने जब आवाज सुनी तो वे आकर अपनी जरूरत की चीजें बनवाने लगे और उसकी कारीगरी और सामान से खुश होकर जाने लगे। माँ बेटी का गुजारा आराम से होने लगा। सीताराम के पास कभी कभी काम नहीं भी होता था और किसी की मांग या फरमाइश नहीं मिलने पर वह खाली बैठा रहता था। ऐसे समय में उसने एक पलंग बनाने की योजना बनाई। उसके मन में कुछ नए विचार आए। वह सादा पलंग नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार का पलंग बनाना चाहता था, जिसमें 4 पहरेदारों या सैनिकों की मूर्तियां बनी हो, ताकि राजा जैसा कोई खास व्यक्ति इस पर सोकर गर्व महसूस कर सके। उसी रात जब सीताराम सो रहा था तो उसके स्वर्गीय पिताजी उसके सपने में आए और बोले, बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी कला को आगे बढ़ा रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जो पलंग बनाने की सोच रहे हो वो जरूर बनाओ। उसके लिए तुम कल सुबह पास वाले जंगल में जाना और जंगल के बीचों बीच जो सूखा हुआ वृक्ष है उसकी लकड़ी काट कर ले आना। उसी लकड़ी से ये पलंग तुम बनाना। सुबह उठते ही सीताराम कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुँच गया। जैसा उसके पिताजी ने बताया था उसे एक सूखा वृक्ष मिल गया, परंतु वृक्ष के नीचे एक साधु बाबा बैठे थे। सीताराम ने हाथ जोड़कर साधु से वृक्ष काटने की आज्ञा मांगी। साधु उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है पुत्र, तुम इस पेड़ को काट सकते हो, परंतु यदि तुम मुझे पानी पिला सको तो बहुत उपकार होगा। सीताराम ने अपना पानी वाला लोटा साधु को दे दिया। साधु ने कुछ पानी पिया और कुछ पानी पेड़ पर छिड़क कर सीताराम को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस पेड़ से बना पलंग बहुत ही चमत्कारी होगा। यह कहकर साधु वहां से चले गए। सीताराम पेड़ की लकड़ी लेकर घर आया और उसने कड़ी मेहनत से वो पलंग तैयार कर लिया। सीताराम अपने मित्रों और साथियों को कहा करता था कि जो इस पलंग पर सोएगा वह भाग्यशाली होगा। यह समाचार कानो कान राजा पारसनाथ के कानों तक पहुंच गया। एक दरबारी ने राजा से कहा, महाराज, इस पलंग के चारों कोनों पर 4 पहरेदार हैं
जो पलंग पर सोने वाले की रक्षा करेंगे। राजा पारसनाथ हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था। एक बार उसने सपना देखा कि एक राक्षस उसकी हत्या करने जा रहा है। तब से वह शांतिपूर्वक सो नहीं सका। दूसरे दिन दरबार के ज्योतिषी ने उसे बताया कि महल में एक भयंकर सांप घुस गया है। वह खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, उसे गुप्तचरों से यह खबर मिली कि उसके राज्य पर पड़ोसी राजा आक्रमण करने की योजना बना रहा है। पहरेदारों ने एक रात को शाही खजाने के निकट कुछ चोरों को मंडराते देखा। यह सब सुनकर राजा की नींद हराम हो गई। उसने अपने मंत्री को विश्वास में लेकर पूछा, क्या पलंग के पहरेदार मुझे कुछ शांति प्रदान कर पाएंगे? उसने मंत्री को बढ़ई सीताराम से गुप्त रूप से मिलकर पलंग का मूल्य पूछने के लिए भेजा। सीताराम को अपने घर पर आए मंत्री को देखकर आश्चर्य हुआ। पलंग राजा को बेचूंगा नहीं, बल्कि भेंट में दूंगा। पलंग को उपयोग में लाने के बाद राजा चाहें तो इनाम दे सकते हैं। मंत्री ने निसंदेह सीताराम से यह नहीं कहा कि राजा उसका पलंग क्यों लेना चाहते हैं। मंत्री ने उसी रात को राजा के महल में पलंग मंगवा लिया। पलंग की सुंदरता और उसके चारों कोनों पर 4 सुंदर सैनिकों की मूर्तियों को देखकर राजा खुशी से फूला न समाया। मंत्री राजा के शयन कक्ष में सारी व्यवस्था करने और राजा को पलंग पर सुलाने के बाद लौट गया। राजा तुरंत गहरी नींद में सो गया। एक रात को पलंग के एक पहरेदार ने शयन कक्ष में एक राक्षस को घुसते हुए देखा और वह सजीव हो उठा। उसने राक्षस को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले जाकर उसे जान से मार दिया। फिर अपनी जगह लौटकर उसने दूसरे पहरेदारों को अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई। राजा की नींद खुल गई, परंतु वह सोने का बहाना करता रहा ताकि पहरेदार की पूरी कहानी सुन सके। प्रातःकाल राजा को खबर मिली कि महल के मुख्य द्वार के बाहर एक राक्षस मरा हुआ पाया गया। राजा को छोड़कर किसी को यह रहस्य नहीं मालूम हुआ कि राक्षस को किसने मारा। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर पिछली रात की घटना बता दी और अशर्फियों का एक थैला देते हुए उसे सीताराम के घर पहुंचा आने के लिए भेजा। कुछ दिनों के पश्चात एक रात को एक भयंकर सांप का फुफकार सुनकर पलंग का दूसरा पहरेदार सजीव हो गया। वह एक विकराल सांप को राजा के पलंग की ओर बढ़ते देखकर भयभीत हो गया। सैनिक उसकी पूंछ पकड़कर उसे महल के बाहर ले गया और उसने उसे मारकर वहां फेंक दिया। वह अपने स्थान पर लौटकर पलंग के अन्य सैनिकों को अपनी वीर गाथा सुनाने लगा। राजा की नींद खुल गई और उसने भी पलंग के दूसरे सैनिक की करामत सुनी। प्रातःकाल मंत्री को महल के सैनिकों ने एक भयंकर सांप के बारे में बताया। मंत्री ने यह खबर राजा को सुनाई। राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर सांप के खतरे के विषय में पूछा। ज्योतिषी ने गणना करने के पश्चात राजा से कहा कि सांप से आपके प्राणों का भय टल गया है, क्योंकि वह महल को छोड़ चुका है। राजा ने तब बताया कि कैसे वह भयंकर सांप महल में मुख्य द्वार के बाहर मृत पाया गया। राजा ने सीताराम के घर अशर्फियों का एक दूसरा थैला भिजवा दिया। कुछ दिनों के बाद पलंग का तीसरा सैनिक सजीव हो उठा। उसने राजकोष के निकट कुछ चोरों की आवाज सुनी थी। वह तुरंत वहां पहुंचा। 2 चोर राजकोष का ताला तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। पलंग के सैनिक ने उन दोनों को पकड़कर मजबूत रस्सी से बांध दिया। फिर अपने स्थान पर लौटकर पलंग के अन्य सिपाहियों से उसने अपनी बहादुरी की कहानी सुनाई कि कैसे उसने शाही खजाने को लुट जाने से बचा लिया। राजा ने जैसे ही ये सुना, वह तुरंत बाहर आया और उसने अपने अंगरक्षकों को राजकोष का निरीक्षण करने के लिए भेजा। अंगरक्षकों ने वापस आकर बताया कि कोष का ताला सही सलामत है और 2 चोरों को वहां रस्सी से बांध दिया गया है। राजा ने चोरों को तुरंत कारागार में डाल देने का आदेश दिया। प्रातःकाल राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा कि कैसे
पलंग के तीसरे पहरेदार ने पिछली रात को चोरों से राजकोष को लूटने से बचा लिया। राजा ने अशर्फियों का एक और थैला सीताराम के घर भेज दिया। राज्य भर में यह अफवाह फैल गई कि पड़ोसी राज्य से आक्रमण का खतरा है। राजा पारसनाथ ने दरबारियों को सावधान कर दिया कि पड़ोसी राज्य का कोई भी घुसपैठिया या भेदिया हमारे राज्य में बहरूपिया बनकर आ सकता है, उसे तुरंत हमारे पास लाया जाए। अब तक राजा को पलंग के पहरेदारों पर पूरा विश्वास हो गया कि उनके रहते उसके राज्य में कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए वह निश्चिंत होकर सो गया। एक रात को क्या हुआ राजा को पता नहीं चला। उस रात को पलंग का चौथा पहरेदार सजीव हो उठा और सीधे मंत्री के शयन कक्ष की ओर चला गया। वहां उसने एक व्यक्ति को कक्ष के बाहर आंगन में संदिग्धावस्था में घूमते हुए देखा। वह पड़ोसी राज्य का जासूस था जिसे मंत्री की हत्या करने के लिए भेजा गया था, जिससे राज्य में खलबली मचाकर इस पर पड़ोसी राजा आक्रमण कर सके। पलंग के पहरेदार ने उसे पकड़ लिया। दोनों की हाथापाई के शोर से मंत्री जाग पड़ा। उसने अपने अंगरक्षकों को बुलाकर दोनों की जांच पड़ताल की। मंत्री को बाहरी आदमी को पकड़ने वाले सैनिक ने बताया कि पड़ोसी राज्य का यह भेदिया आपकी हत्या करने के लिए आपके कक्ष के बाहर घात लगाए था। मैं राजा के पलंग का चौथा पहरेदार हूँ। आज मैं राजा के महल के पहरे पर था। आपके कमरे के बाहर घूमते इसे देखकर मैंने इसे पकड़ लिया। मैं अब अपने स्थान पर लौट जाता हूँ। मंत्री ने पड़ोसी देश के घुसपैठिया को अपने अंगरक्षकों को सौंप दिया और स्वयं तुरंत राजा से मिलने चला गया। मंत्री की बातों को सुनने के बाद राजा ने कहा, पलंग के पहरेदारों ने मेरी और तुम्हारी भी जान बचाई। उन्होंने राजकोष की रक्षा की और हमारे राज्य पर होने वाले आक्रमण से हमें बचा लिया। यदि ये चारों पहरेदार हमारी मदद करें तो हम अपने पड़ोसी राजाओं के साथ युद्ध भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बढ़ई सीताराम से मिलना चाहता हूँ। मंत्री सीताराम को बुलाकर ले आया। राजा ने अपने दरबारियों से बढ़ई सीताराम और उसके पलंग के बारे में बताया। उसने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, मैं इसे राजकाष्ठकार नियुक्त करता हूँ। आज से ये सीताराम आचार्य के नाम से प्रसिद्ध होगा। यद्यपि यह बढ़ई है, फिर भी वह दरबार में उपस्थित रहेगा। राजा की घोषणा का स्वागत किया गया। जब सीताराम महल के अंगरक्षकों के साथ घर पहुंचा तो उसकी माँ के आनंद की सीमा न रही। उसने खुशी से अपने पुत्र को गले लगा लिया और इसके बाद से सीताराम और उसकी माँ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। धन्यवाद।